बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है तो इसमें उसने आपसे कहा है कि ए लिमिटेड है, ये वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गई है और इसकी ठहराव की शर्तों के अनुसार चल प्रवाह का प्रावधान था। ऋण पत्रधारियों के द्वारा एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट 31 मार्च को किया गया है। इसके अलावा 30 अप्रैल 2014 को ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास किया गया था, जबकि एक निस्तारक की यानी कि लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ था। कंपनी की 31 मार्च की ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, कॉल्स इन एरियर है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, डिवेंचर्स हैं, इंटरेस्ट एक्रूड है, बैंक लोन है, ट्रेड पेबिल्स है। और इधर असेट साइड में असेट्स दे रखी हैं, नॉन करंट असेट्स हैं जिसमें कि फिक्स्ड असेट्स हैं और करंट असेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लोकल टैक्स है वो 148 के हैं, सेल टैक्स है 130 के हैं और जो प्रबंध संचालक है उसका पारिश्रमिक है 1200 रुपये का, संचालक का शुल्क है 3000 रुपये, इनकम टैक्स है 500 रुपये और मार्च 2014 के वेतन भुगतान के लिए डायरेक्टर से लोन लिया होगा वो है 2600 रुपये और अदर क्रेडिटर्स हैं 75,567 के। तो बेटा पहले इसी को समझ लें, जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं लोकल टैक्स, सेल टैक्स और आपका जो ये इनकम टैक्स और जो आपने डायरेक्टर से लोन ले रखा है ये 4 क्रेडिटर ऐसे हैं जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। दूसरा इसमें दे रखा है कि जो रिसीवर है, रिसीवर ने 12,490 रुपये वसूल किए डेटर्स से और कुछ स्टॉक उन्होंने 30,792 में बेचा। उसके बाद में जो उसके खर्चे हुए हैं वो 2800 रुपये के हैं और 30 जून 2014 को उसने समस्त आवश्यक भुगतान कर दिए हैं। शेष राशि निस्तारक को यानी लिक्विडेटर को सौंप दी है। निस्तारक ने स्थायी संपत्तियों से इतने रुपए वसूल किए और स्टॉक से इतने वसूल किए और देनदारों से बाकी राशि इकट्ठा कर ली है। उसने अंतिम मांग की है। मांग का भुगतान सभी अंशधारियों से पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। केवल एक अंशधारी जिस पे 1000 रुपये की बकाया थी उसने पेमेंट नहीं दिया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में वो कह रहा है कि उसके जो खर्चे हैं लिक्विडेटर के वो 305 रुपये हैं। लिक्विडेटर का पारिश्रमिक 2% तो उस राशि पर जो उसने वसूल की है और 1% उसके द्वारा वितरित की गई राशि पर देना है। और आपको इसमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना ही बनाना है, मगर उससे पहले बनाना है रिसीवर्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो बेटा देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रिसीवर्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसमें बेटा असेट्स रिलाइज्ड हम लिखेंगे। सबसे पहले जो असेट्स उसने रिलाइज करी थी 12,490 के ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री 30,792 रुपये की, ये लिखा था 12,490 और 30,792 जो कि रिसीवर ने रिसीव किया है, ये कर दिया। फिर हमने रिसीवर के जो खर्चे थे 2800 रुपये के वो पे कर दिए। हमने डिबेंचर्स पे कर दिए, क्योंकि जो रिसीवर को अपॉइंट किया था वो डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा किया गया था, तो डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया। डिबेंचर 20,000 रुपये के थे और क्वेश्चन में कह रखा था बेटा कि 375 रुपये का इंटरेस्ट जो है 31 मार्च तक का बाकी था। तो 375 रुपये का तो 31 मार्च तक का था, लेकिन वो कह रहा था कि रिसीवर ने जो पेमेंट किए हैं वो 30 जून को किए हैं। तो 30 जून का मतलब अगले 3 महीने और हुए, तो जो 3 महीने अगले हुए हैं उन 3 महीने का ब्याज ये 30 जून 2014 को उसने समस्त आवश्यक भुगतान कर दिए। तो बेटा 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाएंगे हम 20,000 का 5%, 3 महीने का 250 रुपये आया। 375 पुराना ब्याज था 31 मार्च तक का, टोटल 20,000 के डिबेंचर थे। कुल मिला के 20,625 का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को किया जाएगा। इसके बाद बैंक लोन है 8,800 रुपये के और जो बैंक लोन है ये 8,800 रुपये के ये है बेटा। अब इनका भी पेमेंट करना है, ये 5.5% वाले हैं। अब इन पर जो ब्याज देना है वो केवल 3 महीने का देना है, क्योंकि 31 मार्च की बैलेंस शीट है तो इसका मतलब 31 मार्च तक का ब्याज तो दे दिया होगा जब इसके में कुछ कहा नहीं है। और 31 मार्च के बाद पेमेंट हम 30 जून को कर रहे हैं, क्योंकि 30 जून 2014 को, तो इसलिए हम बाकी के 3 महीने का ब्याज बनेगा 121 रुपया। ये कैलकुलेशन इसकी है 8,800 गुना 5.5% और 3 महीने का 121, 8,921 रुपये। तो इस प्रकार बेटा ये सब पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचा टोटल में से 43,282 टोटल था, तो जो बैलेंस बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये है 10,936 रुपया। ये जो बैलेंस ट्रांसफर यहाँ से होएगा, तो लिक्विडेटर का जब हम अकाउंट बनाएंगे अब नीचे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो इसमें सबसे पहले इसी को लिखेंगे 10,936 को। इसके बाद लिक्विडेटर ने जो संपत्तियां वसूल करी हैं, जैसे फिक्स्ड असेट से इतने वसूल किए, इन्वेंट्री से इतने किए और जो बाकी के डेटर्स बचे थे उनसे 8,875 वसूल किए हैं। बाकी के डेटर्स का कैसे पता लगेगा, क्योंकि टोटल डेटर्स जो थे आपके वो 21,365 के थे। ये आपके बैलेंस शीट में 21,365 के टोटल डेटर्स थे, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इसमें से बेटा जितने उसने वसूल कर लिए हैं ऊपर 12,490 वो लेस करके जो बाकी बचे 88,75 ये इसने वसूल किए हैं लिक्विडेटर ने। तो टोटल मिलाकर 80,100 वसूल इसने किए। इसके बाद इसने कॉल्स मांगी थी, कॉल्स कितने रुपए की बाकी थी, तो बेटा यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था वो कि 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, 1 रुपये का एक है जिस पर 80 पैसे कॉल्ड अप किए गए हैं, यानी कि 1 लाख में से 80,000 रुपये आए हैं जबकि 20,000 रुपये बाकी हैं। तो 20,000 रुपये की कॉल हमने की होगी और वो कह रहा है कि 1,000 रुपये के शेयर होल्डर ने कॉल नहीं दी है, यानी कि लेस कॉल्स इन एरियर। ये आपका कॉल्स इन एरियर हुआ था यहाँ पर 1,000 का।
तो कुल मिला करके जो है 19,000 रुपये पेमेंट यहाँ से मिला। टोटल पेमेंट हमारे पास आया 1,10,036 रुपये। अब इसका पेमेंट लिक्विडेटर ने कैसे किया? तो लिक्विडेटर का खुद का रेम्यूनरेशन था 2% किस पर? जो अमाउंट उसने रियलाइज़ की है। तो उसने क्या रियलाइज़ किया है? एक तो जो असेट्स बेची हैं ये रियलाइज़ उसने की है, एक कॉल्स भी उसने रियलाइज़ की है। तो इन दोनों का टोटल लगा करके 80, 100, 19,000, 99, 100 का 2% हमने लगाया, 1,982 रुपये इस तरह से आया। इसके बाद 1% है अमाउंट जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट कितनी अमाउंट करेगा? तो ऑब्वियसली उसके पास 1,10,036 रुपये टोटल हैं। तो 1,10,036 में से 1,982 रुपये तो वो रेम्यूनरेशन अपना पहले ही ले चुका है। साथ में वो 305 रुपये के खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन आगे लिखा था क्वेश्चन में। तो 305 रुपये के ये रेम्यूनरेशन है, इन दोनों को हमने पहले लेस कर दिया। जो बचा 1,07,749, इनको भी सबको थोड़ी ना देगा वो, इसमें भी तो उसका रेम्यूनरेशन 1% शामिल है। तो इसलिए हमने 1/101 किया है, जो हमने इनसफिशिएंट और सफिशिएंट वाली बात बताई थी जब हमने बताया था फॉर्मूले में × 100% +%। तो ये 1/101 करके 1,067 रुपये का रेम्यूनरेशन उसका ये हो गया। इसके बाद में उसने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स में प्रेफरेंस क्रेडिटर जो मैंने अभी बताए थे आपको 4 पॉइंट थे, वो लोकल टैक्स वाले जो थे, लोकल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह। तो उन चारों क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 3,378 रुपये का। और जो बाकी के बचे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ये बचे थे 79,767 के, ये मैंने लिख के दिखा दिया है। 75,567 के एक थे अदर क्रेडिटर्स, 3,000 के एक थे और 1,200 के एक थे, है ना। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। 1,200 रुपये का ये संचालक का पारिश्रमिक था, 3,000 रुपये संचालक शुल्क था और 75,567 के ये शेष थे। तो इन तीनों का टोटल जो है इतना आ रहा है। इनको पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा। प्रेफरेंस शेयर कितने के थे? ये थे बेटा 20,000 के। क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 20,000 ये। तो 20,000 का पेमेंट कर दिया। उसके बाद अब जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो जो बैलेंस बचा है वो 3,537 है, जिसका पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को कर दिया गया है।